नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाकों में कब्जा कर लिया है और ये संभावनाएं जताई जा रही कि अगले 6 महीने में वो काबुल के आसपास तमाम जगहों पर कब्जा कर चुके होंगे और हो सकता है कि जो अशरफ गनी की सरकार है उसकी सत्ता काबुल के आसपास या क्या केवल काबुल में रह जाए और ये भी हो सकता है कि उन्हें काबुल भी छोड़ना पड़े। तो एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। अमेरिका के अचानक वहां से, अचानक तो नहीं कहेंगे, पहले से घोषणा की गई थी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है उससे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान अब बहुत बड़े खून खराबे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 35-40 सालों से वहां खून खराबा चल रहा है और अमेरिका ये कहकर वहां 20 साल पहले गया था अपनी फौजों को लेकर, नाटो की फौजों को लेकर, कि वहां वो डेमोक्रेसी लाएगा और वहां शांति स्थापित करेगा, लेकिन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। और अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका दरअसल अफगान युद्ध हार के लौट रहा है, भगोड़ों की तरह लौट रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो अफगानिस्तान में परिवर्तन आ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि अमेरिका की ये कितनी बड़ी हार है। दूसरा सवाल ये है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता है तो इस पूरे क्षेत्र पर कि शांति और स्थिरता पर किस तरह से असर पड़ेगा। भारत की चिंता कश्मीर को लेकर है। पाकिस्तान निश्चित रूप से खुश है कि उसको लग रहा है कि अफगानिस्तान में उसका उसका दखल बढ़ जाएगा, उसका तालिबान के जरिए उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात तालिबान वहां बनाएगा उससे किस तरह की चीजें पैदा होंगी हम सब सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर एम ए मुख्तदर खान जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि मुख्तदर खान साहब पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं और खास तौर पर पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया, यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं उनकी नजर, बहुत पैनी नजर इन पर बनी रहती है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रोफेसर मुख्तदर खान इस शो में। मेरा पहला सवाल ये है कि जो स्थितियां अफगानिस्तान में बन रही हैं उनको लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपके सुनने वाले दर्शकों को मेरा आदाब अर्ज करता हूँ। देखिए, ये दूसरी बार है जो अमेरिका अफगानिस्तान को अबैंडन कर रहा है और हमने पहले बार जब अमेरिका ने इसी तरह से अफगानिस्तान से निकल गए थे तो उसका नतीजा हमने देखा। उसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उसके बाद वहाँ पर एक अलकायदा का बेस बन गया और सब जानते हैं कि तारीख के क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि तारीख दोबारा रिपीट होने वाली है कि वहाँ पे फिर वही होगा। मतलब 6 महीने के अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि तालिबान जो है सो पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और उनकी सॉवरेंटी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और इस बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास उनको एक्सक्लूड करने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने खुद उनके साथ माहदे किए हैं, उनके साथ डायलॉग किए हैं और पोम्पेयो के तफसीर हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। तो इस किस्म से यूं कहिए कि तालिबान के लिए ना सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री बल्कि एक पॉलिटिकल विक्ट्री मिल जाएगी। इस जंग के से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, एक तो एक अमेरिका के रेपुटेशन के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह है, डेंट हो जाएगा ये। मुझे अच्छी तरह से याद है गल्फ वॉर के बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, मुझे याद नहीं है कौन थे, जब 91-92 में तो उनसे पूछा गया था कि आपने इराक वॉर देखकर क्या सबक सीखा। तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो अमेरिका से पंगा ना ले। तो अमेरिका की मिलिट्री फोर्स का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था इराक में, ऐसे ही यूं ही, मतलब सबसे ज्यादा अमेरिका के जो कैजुअलिटी हुए थे वो फ्रेंच ने मारे थे, इराकियों ने कुछ नहीं मारे थे। लेकिन अब ये मिलिट्री पावर का जो अमेरिका का जो धौंस था वो खत्म हो गया है। दुनिया का सबसे गरीब और सबसे बैकवर्ड मुल्क ने दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल मुल्क के साथ 2 सदियों तक जंग लड़ी और नहीं हारा।
तो दिस इज जी ये बहुत बड़ा ये अमेरिकन पावर के लिए ये यूं कहिए कि अब अमेरिका उतनी तरह से बुली नहीं कर सकेगा दूसरे मुल्कों को, क्योंकि जिन्होंने जी। जो सबक सीखे हैं अफगानिस्तान से। लेकिन मुर्तजा अफगानिस्तान साहब, के क्या हम ये कह सकते हैं कि वियतनाम में जो हार हुई थी अमेरिका की, जी जबरदस्त उसकी फजीहत हुई थी, जिस तरह से वियतनाम छोड़कर भागना पड़ा था उसको, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। देखिए कि अमेरिका के लिए हार और जीत के मतलब माने बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे पिछले 20 साल से अमेरिका इज एट वॉर, मतलब अफगानिस्तान में। और लेकिन मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता अगर मैं अखबार ना पढूं और इंटरनेट पे तवज्जो ना दूं इराक और अफगानिस्तान को। 90% अमेरिकन उस तरह है, उनको तो पता भी नहीं चलता कि जंग हो रही है ना। ये नहीं कि सायरन हो रहे हैं भैया आप दुश्मनों के एयरफोर्स हमारे पर हमला। तो इस तरह से हारने से या जीतने से कुछ भी नहीं है। ये है कि अमेरिका ने, ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने मिलिट्री फोर्स के ध्वंस पर पॉलिटिकल गोल्स नहीं अचीव कर सके। ये सबसे बड़ा सबक है। अमेरिका हैज फेल्ड टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स थ्रू मिलिट्री मींस। ये सबक अमेरिका को सीख लेना चाहिए। यानी कि अब इतना, एक तो एक अमेरिका के हाथ हमेशा बांधे रहते हैं, तो अमेरिका अपना फुल फोर्स यूज नहीं कर सकता। मतलब मैंने एक दो डिस्कशंस पेंटागन में सुने थे, बड़ा दंग हो गया था कि जब तोरा बोरा का जब एपिसोड हो रहा था और वो केव में घुसे हुए थे, तो अमेरिकन सोल्जर्स वो केव में जाने से डर रहे थे कि वहां पे वो मारे जाएंगे। तो बाज लोगों का ख्याल था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लेके पहाड़ों को फ्लैट कर दें, कि तालिबान को अलकायदा के फाइटर्स को ना सिर्फ मारें बट उनको गाड़ भी दें। लेकिन वो 2 मिनट में उसको दैट आइडिया वाज किल्ड कि नहीं, हम नहीं यूज कर सकते। तो अमेरिका इज बेसिकली फाइटिंग। ये कह कि आप एक छोटे बच्चे से लड़ रहे हैं, बच्चा अपनी पूरी धौंस से लड़ रहा है, आप उसको खाली चमाटे मार सकते हैं, आप उसको पंच भी नहीं कर सकते हैं, उसको उठा के पटक भी नहीं सकते, वरना दुनिया कहेगी कि ये क्या कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये जो छोटे मोटे मुल्कों से जो जंग लड़ता है, तो इट इज हैंडीकैप। आपको याद होगा जब गल्फ वॉर 1 हुई थी, तो कोलिन पावल ने साफ कह दिया था कि मैं ये जंग लड़ूंगा तो मैं अपनी तरह से लड़ूंगा, आई विल नॉट, मतलब द मिलिट्री विल मेक द डिसीजन। तो वो आखिरी जंग है जहां मिलिट्री ने टैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं। लेकिन ये सारे जंगें जो हुई हैं, खासतौर से इराक और अफगानिस्तान में, इसमें पॉलिटिशियंस का ज्यादा रोल रहा है। तो अमेरिका की ये कहिए कि इट हैज बीन ए लॉस ऑफ फेस और फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि यूज ऑफ फोर्स के ताल्लुक से इस नई दुनिया में किस तरह सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो यूं कहते हैं ना, हैदराबाद में, मैं हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में कहते हैं कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, करता तो तरबूज ही है, राइट। तो नुकसान तो अफगानिस्तान का ही होगा। अगर अमेरिका के लौट जाने से दो चीजें होंगी, एक तो एक सिविल वॉर बढ़ जाएगी, क्योंकि तालिबान ऑलरेडी अपने कमिटमेंट्स जो उसने किए थे 2020 से, उसको वायलेट कर रहा है। कि उसने अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी वो नए टेरिटरीज कैप्चर नहीं कर सकता था, लेकिन इट्स ऑलरेडी कैप्चरिंग। दूसरी चीज ये है कि पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, उल्टा वो मतलब अफगान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के बजाय वो लड़ रहा है। उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि ये कोलैप्स हो रही है अफगान गवर्नमेंट। तो मुझे लगता कि आइंदा 6 महीने या हो सकता कि 1 डेढ़ साल भी चल जाए ये जंग, तो हजारों लोग मारे जाएंगे। बट डर ये है कि जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुई है वहाँ पे सोशल इश्यूज पे, खासतौर से वुमेन्स राइट्स पे, बच्चियां स्कूल में जाने लगी हैं, औरतें पब्लिक फेसिंग जॉब्स कर रही हैं, टीचर्स वगैरह वगैरह। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जहां जहां तालिबान ने कब्जे किए हैं, वहां बच्चियों को स्कूल से निकाला जा रहा है, औरतों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो इस किस्म से जो प्रोग्रेसिव एजेंडा था वो तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स पीछे हो जाएंगे। हालांकि तालिबान खुद कॉन्शियसली कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट थोड़े दिन तक वो अपना इमेज थोड़ा बेहतर रखे, लेकिन जो रैंक एंड फाइल तालिबान फाइटर्स वगैरह हैं वो उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो 2-3 तरह से जो भी प्रोग्रेस डेवलपमेंट अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो मुझे लगता है रिवर्स हो जाएंगे, बोथ मटेरियल और सोशल। जो अफगान गवर्नमेंट थी, मैं तो उनको, जो प्रेसिडेंट थे करजाई जो जब बने थे, अब जो नए आए, ये दोनों का ताल्लुक बाल्टीमोर से है, मेरे घर से तकरीबन 40-50 मील दूर।
तो एक तो प्रोफेसर थे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, अशरफ गनी और हामिद करजाई के यहाँ कबाब की दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स। तो जी ये दो शख्स को आप कह सकते हैं कि ये काबुल के मेयर्स थे। ये अफगानिस्तान पे इनका कभी सॉवरेंटी नहीं रही है ये 20 साल में। ये काबुल शहर पे अमेरिका के नेटो के फोर्सेस की मदद से इन्होंने थोड़ा बहुत फ्रीडम एक्सरसाइज किया है, और वो मेरे ख्याल से चंद। लेकिन तालिबान का टेक ओवर के बाद देखिए दीज पीपल ये दिन रात कॉन्क्वेस्ट की सोचते हैं, लेकिन गवर्नेंस की नहीं सोचते। जो सारी मुस्लिम दुनिया है आजकल, ये अफगानिस्तान को तो छोड़ दें आप, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फेलियर टू गवर्न। अगर आप मिडल ईस्ट को भी देख लें तो ना सिर्फ वहां पे फेल्ड स्टेट्स हैं, लेकिन इतने ज्यादा फेल्ड स्टेट्स हैं कि उसको फेल्ड रीजन कह सकते हैं। आप इराक को ले लें, सीरिया को ले लें, यमन को ले लें, लिबिया को ले लें, फेल्ड स्टेट आफ्टर फेल्ड स्टेट होते जा रहा है। तो अगर तालिबान कब्जा भी कर लेता है अफगानिस्तान का, तो इट विल रिमेन ए फेल्ड स्टेट मेरी नजर में, क्योंकि उन गवर्नेंस कहाँ से सीखेंगे वो और कैसा करेंगे। बस लड़ना आता है उनको, एक किस्म से एक मतलब एक टाइप ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो वो मेरे ख्याल से रीजन में बहुत ही गंद मचाएंगे इसकी वजह से। और ये प्रॉब्लम ईरान, अब वो चाइना के बॉर्डर पे आज पहुंच गए हैं। अब चाइना और तालिबान के बॉर्डर कॉमन हो गया है, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। ये चार मुल्कों के लिए, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के लिए, दे कैन बिकम ए प्रॉब्लम। हो सकता है कि दे कैन आल्सो बिकम ए सोर्स, कि ये चार मुल्क कोऑपरेट करें कि जो अमेरिका का जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है उसको फिल करें अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अभी तो लगता है कि पाकिस्तान इस परिवर्तन से खुश है। उसे लग रहा है कि भारत का जो थोड़ा बहुत प्रभाव था अफगानिस्तान में वो खत्म हो जाएगा और वो उसका प्रभाव बढ़ेगा। देखिए 2017 से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बैक चैनल ताल्लुकात तालिबान के साथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिए थे। लिमिटेड हैं, लेकिन दे हैव ओपन रिलेशंस। यानी ना सिर्फ क्वेटा में जो अफगानिस्तान के जो तालिबान का जो बेस है उनसे, और लिमिटेड तरीके से वो ऑलरेडी। तो मुझे उतना नहीं लगता कि, दूसरी चीज ये है कि तालिबान इज नॉट क्या कहना चाहिए, पूरी तरह से वो पपेट नहीं है पाकिस्तान का। जितना जितना अफगानिस्तान में तालिबान स्ट्रांग होते जाएगा, अब पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन उतना ही स्ट्रांग हो रहा था। तो अभी तो पाकिस्तान तालिबानाइजेशन एक्सपोर्ट कर रहा है ना अफगानिस्तान को, इनको सपोर्ट देकर क्वेटा में इनको बेस बनाकर। लेकिन जब वहां पे तालिबान मजबूत हो जाएंगे तो जो तालिबान लाइक इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान को, उनको हर किस्म की मदद वहां से मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम होगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कामरान बुखारी, उन्होंने कल एक डिबेट में पाकिस्तान से ये कहा कि पाकिस्तान को अपने आप को बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि वो अमेरिका का रोल अपना ले, यानी वो स्विच करे साइड्स, कि तालिबान को सपोर्ट करने के बजाय तो अफगान गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करें, ताकि मतलब उनका बड़ा मैकियावेलियन अप्रोच था। वो कह रहे हैं कि दोनों को लड़ाते रहें ताकि ये दोनों कमजोर रहें। अगर दोनों में से जीत जाती है तो वो दुश्मन बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो घरेलू राजनीति में है, घरेलू राजनीति है, उसके मद्देनजर क्या इमरान खान और वहां की फौज इस तरह की नीति अपनाने के लिए तैयार होंगे? वो तो एक मुस्लिम भाईचारा की तरह से देखते हैं जी। हाँ, मतलब इसका तो प्राइस पाकिस्तान हैज पेड आल्सो ना। सबसे ज्यादा जो तालिबान टाइप के जो विक्टिम्स हुए वो पाकिस्तान में ही हुए। अफगानिस्तान से ज्यादा कैजुअलिटीज पाकिस्तान। अब थोड़ा पिछले 3-4 साल से वहां पे थोड़ा सुकून है। तो ये डिबेट में ये आइडिया आया है कि पैराडाइम शिफ्ट वो कर लें, लेकिन अगर पाकिस्तान वही पुरानी अपनी पॉलिसीज रखता तो, बट इट डिपेंड्स कि वो कितना कंट्रोल कर सकता है। अगर तालिबान, देखिए तालिबान जो है सो चाइना में उइगर्स के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ईस्ट तुर्किस्तान का जो मूवमेंट है वहां से उनको लेवरेज मिल जा सकती। और अगर तालिबान ऑफिशियली उनकी मदद भी नहीं करता, लेकिन अमेरिका के और नेटो की गैर मौजूदगी में वो बॉर्डर विल बिकम
ए सोर्स के वॉलंटियर तालिबान टाइप ग्रुप्स वहां जाके चाइना में गड़बड़ कर सकते हैं, तो फिर वो चाइना का प्रेशर जो है सो पाकिस्तान पे पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर काबुल जिस तरह से अगर कोलैप्स होने लगेगा, तो अमेरिका में अगर बाइडेन की हुकूमत है तो वो भी परेशान हो जाएंगी कि यहाँ पे गड़बड़ होने लगेगी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, तो फिर अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पे कि भाई आप अपने प्रॉक्सीज को कंट्रोल करें। तो 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 दैट इज द क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पूरी तरह से वो तालिबान पे कंट्रोल करते हैं, वो एक दूसरे की मदद कर लेते हैं इन सब इश्यूज में। तालिबान काफी ऑटोनोमस ग्रुप है। हाँ, ये और बात है कि इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम बन जाएगा कश्मीर में तालिबान के बढ़ने से वजह से। और आई डोंट थिंक कि इंडिया के पास वो इकोनॉमिक क्लाउड और वो मिलिट्री क्लाउड है कि वो रोल अदा करे अफगानिस्तान में जो अमेरिका कर रहा था। हाँ, तो इट इज ए प्रॉब्लम सारे रीजन के लिए, ये मसला है। अमेरिका ने बेसिकली यूं कहिए कि स्टिंक बॉम्ब छोड़ दिया है वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में। जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो चिंता है तालिबान के मजबूत होने से, वो इससे भी जुड़ी हुई है कि वहाँ आतंकवादी जो संगठन है और उनकी सक्रियता बढ़ सकती है, आईसिस आ सकता है, अलकायदा फिर से मजबूत हो सकता है और उनकी गतिविधियां दुनिया में बढ़ सकती हैं। देखिए, जो एक कंडीशन थी जो फरवरी 2020 में जो पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान के बीच में जो माहिदा हुआ था, तो उसमें ये अमेरिका का कमिटमेंट था कि यूएस और नेटो फोर्सेस पूरी तरह से विड्रॉ हो जाएंगे, और जो है सो अफगानिस्तान का जो कमिटमेंट, तालिबान का कमिटमेंट था, ये था कि वो अलकायदा को कंट्रोल में रखेंगे, और दूसरी चीज ये है कि वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस करेंगे। लेकिन देखिए, ये इतना डिस्क्रीट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। देखिए, तालिबान बेसिकली एक किस्म से कहिए कि इट्स एन एथनिक ग्रुप। ये बेसिकली पश्तून है। तो आप दाढ़ी शेव कर लें, यू नॉट ए तालिबान। थोड़े दिन दाढ़ी ना शेव करें तो आप तालिबान हो जाते हैं, इफ यू आर फ्रॉम दैट एथनिसिटी। लेकिन जो आईसिस और अलकायदा के फाइटर्स हैं, वो दे कैन बी एनीबॉडी ना। तो वो एक दिन तालिबान हो सकते हैं, दूसरे दिन वो आईसिस भी हो जा सकते हैं। तो इट इज नॉट वेरी क्लियर। तो ये बोलना आसान है कि आप अलकायदा से लड़ें और आप आईसिस से लड़ें। यू नो कि आपको याद होगा फ्रांस में दो भाइयों ने मिलकर शायद एक टेररिस्ट अटैक किया था। उसमें से एक ने क्लेम किया कि वो आईसिस है, दूसरे ने क्लेम किया कि अलकायदा। हालांकि दोनों नॉट एसोसिएटेड, वो खाली एलिजियंस दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑटोनमस वॉरलॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान में अभी भी, जो हमेशा से अपने लोकल इलाके पे कंट्रोल करते हैं ड्रग्स वगैरह में, तो वो जब उनकी पॉलिटिक्स, उनके इंटरेस्ट सूट होते हैं, वो आईसिस का रोप पहन लेंगे, आईसिस से अगर पैसे मिलते हैं, और जब उनको सूट होता है तो अलकायदा बन जाते हैं। तो ये दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सवाल आपका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये जो एज लॉन्ग एज ये टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो तालिबान जब कंट्रोल करेगा इलाकों पे तो उनसे डील करना उसको पड़े लगे। मगर यूं कहिए कि अगर काबुल में हुकूमत हो जाती है तालिबान की, तो वहां पे अगर अलकायदा बम फोड़ेगा तो तालिबान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। तो उस सूरत हाल में दे विल गो आफ्टर देम। लेकिन वो उनसे अग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हम आपको यहाँ पे रहने देंगे, आप यहाँ पे गंदा करें, आप जहाँ पे दूसरी जगह दूसरे मुल्कों में बम फोड़ना है आराम से फोड़ें। तो ये पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। और मुझे नहीं लगता कि तालिबान के साथ क्या लेवरेज इस्तेमाल कर सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये चीज ना करें, सिवाय ये धमकी के कि हम दोबारा आपके ऊपर हमला कर लेंगे। और अमेरिका आपको दोबारा वो अफगानिस्तान में अनलेस कोई मेजर एपिसोड नहीं होता, वो वापस नहीं जाएंगे। तो फिर वही बात पाकिस्तान की आ जाती कि पाकिस्तान कैन यू डू समथिंग। थोड़े दिन पहले इमरान खान ने एक बयान दिया था कि हाँ, हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे, लेकिन हम हरगिज अमेरिका को हमारी जमीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे अटैक्स वगैरह करने के लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस बात को सिग्नल कर दिया है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कोऑपरेटिव विद अमेरिका व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद तालिबान। वो तालिबान की तरफ इशारा था। मुझे एक अफसोस ये है कि अगर अमेरिका एक हफ्ता पहले विड्रॉ कर लेता अपनी पूरी फोर्सेस, तो रम्सफेल्ड साहब
इंतकाल करने से पहले ये जान के इंतकाल करते कि उन्होंने वो जंग हार चुके थे। वो मर गए एक तो हफ्ते। अब जी, तो भारत के सामने अब क्या रास्ते हैं? तालिबान के साथ आप कह रहे हैं कि 2017 से बातचीत हो रही है। तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें भी वो परोक्ष रूप से शामिल हुआ था एक तरह से। तो अब क्या रास्ता है? किस तरह से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा? खासतौर से अगर कश्मीर में दखलंदाजी की बात है, वहाँ से लड़ाकों के आने की बात है, इस सबको कैसे हैंडल करेगा? कर पाएगा भी कि नहीं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो एक कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तालिबान का क्या इंसेंटिव है कि वो अफ़गानिस्तान में गड़बड़ करें, कश्मीर में गड़बड़ करें, ठीक है? उनका कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट, कल्चरल, सोशल इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट हमेशा पाकिस्तान का रहा है ना कि इंडिया के डिस्टेबलाइज़ करते रहे हैं, ये दुनिया को बताते रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी इंडिया के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। तो ये उसी सूरत में 2 सूरतों में अफ़गानिस्तान से कश्मीर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक ये कि पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करे कि आप वहाँ पे कुछ करें, राइट? तो फिर इट इज़ लाइक इंडिया डीलिंग विद पाकिस्तान, जिस तरह से पहले अगर वो डायरेक्टली अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से आए या अफ़गानिस्तान से आए, इट्स द सेम थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अफ़गानिस्तान इतना मुश्किल मुल्क है टू कंट्रोल। जो मॉडर्न नेशन स्टेट का डेफिनेशन है वो है कि उसकी एक नौयत ये है कि इट शुड मोनोपोलाइज वायलेंस विद इन इट्स बॉर्डर्स। अपनी बॉर्डर्स के बीच में सिवाय उस गवर्नमेंट के और कोई वायलेंस यूज ना कर सके। तो क्या तालिबान अपने ही मुल्क पर इतना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे ग्रुप्स उतनी आसानी से ऑपरेट ना करें? तो मिसाल के तौर पे जो कश्मीर रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, एलईटी वगैरह, वो दे माइट बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन वो अपने बेसिस अफगानिस्तान में ऐसी जगह चले जा सकते हैं जहां पे ना तो पाकिस्तान का कंट्रोल हो ना अफगानिस्तान का कंट्रोल हो। दैट इज ए प्रॉब्लम ना। तो यूं कहिए कि वो इलाके अफगानिस्तान में जो अनगवर्नड है बाय एनीबॉडी, ना तो अमेरिका का कंट्रोल है ना वहां पे, ना सिर्फ अलकायदा, आईसिस, बल्कि एंटी कश्मीरी टेररिस्ट भी पल सकते हैं। और फिर वैसे सूरत हाल में इंडिया नीड्स टू बी एबल टू मेक रिलेशंस विद अफगानिस्तान कि वो वहां पे स्ट्राइक कर सकें, कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इनसे कहें भाई हम आपको इजाजत देते हैं हमारी बॉर्डर्स के अंदर से कोई अगर आपके इलाके में अटैक करता है तो आप उनको अटैक कर लें। और मेरी तो सजेशन रहेगी कि इंडिया डू इट एनीवे। अफगानिस्तान ये परमिशन दे या ना दे, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर से कोई अगर इंडिया पे हमला करता है तो इंडिया को चाहिए कि उन पे वहां पे स्ट्राइक करें, विच विल पुट प्रेशर ऑन अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट के वो उनके ऊपर कंट्रोल करें। तो दिस इज द ओनली वे आई थिंक। दूसरी चीज ये है कि इंडिया को चाहिए कि जो तालिबान विल ऑल्सो नीड टू रीडेवलप ना। अगर काबुल पे वो हमला करते हैं, काबुल के हॉस्पिटल्स वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह तबाह हो जाते हैं, तो वो जो रीडेवलपमेंट जो होगा उसमें शायद अगर इंडिया आगे बढ़ता है और मतलब खतर वगैरह मुल्क जैसे लोग पैसे तो इन्वेस्ट करेंगे ही उस रीडेवलपमेंट में। अगर इंडिया मतलब मटेरियली कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भिजाकर काबुल के रीडेवलपमेंट में अगर तालिबान की मदद करता है तो हो सकता है दे माइट बी एबल टू have independent relations तालिबान हाँ, के साथ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है जी मुफ्तदर साहब, कि तालिबान के पास क्या इतनी समझ है? हम लोग ये समझते हैं कि तालिबान को जिहाद के अलावा कुछ नहीं सूझता है। तालिबान का लड़ने के अलावा, जैसे आपने कहा, क्योंकि वो लड़ना जानते हैं, गवर्न करना नहीं जानते। ऐसी सूरत में उन्हें लगेगा कि कश्मीर में भी जिहाद होना चाहिए। कश्मीर में भी वो जो एक मुस्लिम फेटर्निटी वाली बात उनके दिमाग में रहती है, वो काम कर सकती है क्या? देखिए देखिए पूरी जो तालिबान है वो मतलब इट्स नॉट टोटली जाहिल कौम तो नहीं है, मतलब उनमें पढ़े लिखे भी लोग हैं। जब मुझे अच्छी तरह से याद है 2001 में जो यूएन में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो उनमें से एक शख्स से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई थी और फिर उसने यूएन को छोड़ के यूनिसेफ वगैरह में भी काम किए, बिकेम ए प्रोफेशनल फॉर यूएन
तो ऐसे भी लोग थे वहां पर। बट आई थिंक के तालिबान हैज शोन एक लर्निंग कैपेसिटी इन डीलिंग विद द यूएस पिछले 20 साल में, जो ये कहता है कि दे हैव पोटेंशियल टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, राइट। अब उनको पता, सी देखिए, जब पहली बार जब तालिबान ने कब्जा किया था, एकदम 6 महीने में वो पाकिस्तान से निकले, जिप 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 उन्होंने कब्जा कर लिया था, राइट। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी आसानी से वो कब्जा कर लेंगे, तो दे गॉट रियली सरप्राइज्ड, यू नो। जैसा हम कहते हैं ना कि ये जो इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट होता है, तो इस्लामिक कार अगर आप बनाना चाह रहे हैं, अचानक आपको गाड़ी नहीं मिल गई, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक तस्बीह लटका दें बस, और ऊपर मे बी गाड़ी का नंबर 786 कर लें, उससे अलावा हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो अब वैसे ही हो गया था उनके पास, सडनली मुल्क मिल गया, तो उन्होंने झंडा में कलमा लगा दिया और कह दिया कि ये इस्लामिक एमिरेट्स है। उसके अलावा दे डिडंट इवन नो कि इस्लामिक गवर्नेंस क्या है। अब ये उम्मीद है कि इतने सालों के बाद अगर उनको कंट्रोल में, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर तालिबान कब्जा कर लेता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार उनको बॉयकॉट किया था, उस तरह नहीं होगा। तो अगर उनको इंटरनेशनल एक्सेस मिल जाता है ना इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो मेरे ख्याल से वो गवर्नेंस पे ज्यादा तवज्जो देंगे। ये और बात है कि इनिशियली वो वही शरिया इम्प्लीमेंटेशन का सहारा लेंगे अपनी लेजिटिमेसी के लिए। देखिए, मुस्लिम मुल्कों में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ पे ना ये शरिया का बहाना बना लेते हैं टू लेजिटिमाइज देमसेल्व्स। ये ज़िया उल हक ने शुरू किया था, जब से उन्होंने मिलिट्री coup किया, फिर उसके बाद फिर 2-3 वो शरिया के वो रूल्स लेके उनको इन्फोर्स करते हैं, फिर कहते हैं हमने, हाँ ठीक है, वी आर नॉट डेमोक्रेटिक, लेकिन हमने खुदा के लिए काम कर रहे हैं। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मुस्लिम मुल्कों में, तो ये तालिबान भी करेगा। बट आई हैव ए फीलिंग के दे हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब वो खुदा ही जानता है कि क्या करते हैं वो, यू नो। बट ऑप्टिमिस्ट मैं उतना नहीं हूँ अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए। और जो ट्रेंड भी है दूसरी जगह से, आप देख रहे होंगे कि जो दूसरे फेल्ड स्टेट्स हो रहे हैं, इराक में, लीबिया वगैरह में, अगर वहां से फाइटर्स को भगाया जाता तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान जाएंगे, जो लूजिंग साइड होंगे। तो वो भी एक नया सिचुएशन है ना, कि फिर नए फाइटर्स भी बाहर से आने लगे। क्या तालिबान उनको ब्लॉक करेगा? विल इट कोऑपरेट? तो आपको याद है कि वो बामियान की जो बुद्धा स्टैच्यू अफगानिस्तान में डिस्ट्रॉय किया, तो उसमें तो अफगान तालिबान ने कहा था कि हम आइडल वर्शिप्स को कर देते हैं, ये वो, मतलब उन्होंने इस्लामिक जस्टिफिकेशन भी दी थी। लेकिन किसी एक डिस्कशन में मुझे एक तालिबान के लीडर ने ये बताया था कि भाई उस दौरान जब काफी सैंक्शंस थे अफगानिस्तान पे, यूनाइटेड नेशंस ने शायद कोई ऐसा एक प्रोग्राम, जापान ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे कि जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको रिबिल्ड करें। और वही इदारे अफगानिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से दूध और दवाई अफगानिस्तान नहीं आ सक रही थी। तो जब ये यूएन का बंदा गया मुल्ला उमर के पास ये कहने के लिए कि हमारे पास 25-30 मिलियन का ग्रांट है, हम जो है सो जो बामियान का बुद्धा स्टैच्यू है उसको धोकर उसको ना फिक्स करने वाले हैं, तो वो कहा कि ये क्या बात हुई, आप बुतों की परस्तिश का रिपेयर कर रहे हैं और मेरे बच्चों को यहाँ पे मार रहे हैं, ताकि मैं उनको दूध भी नहीं दे सकता हूँ, उनको दवाएं भी नहीं ले सकता हूँ, इंटरनेशनल सैंक्शंस मुझ पे लगाए हुए हैं मुल्क के ऊपर। और फिर तो उसका रिएक्शन था कि उसने वो ऑर्डर कर दिया कि ये तोड़ दें। सी दैट वाज अ डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो ये अगर नहीं रहा इंटरनेशनल प्रेशर तालिबान के ऊपर, तो मेरे ख्याल से दे विल बिहेव बेटर, ये एक्सपेक्टेशंस मेरी है। यू नो, अलकायदा और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कहा था कि पहले ऐसा था कि दे यूज्ड टू स्ट्राइक व्हेन दे वांटेड, वेयर दे वांटेड। लेकिन ये जो वॉर ऑन टेरर की वजह से जो प्रेशर पड़ा है, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी, तो उनकी जो कैपेसिटीज है दोनों आईसिस की, अलकायदा की वगैरह की, इतनी कमजोर हो गई हैं कि उन्हें जहां मौका मिलता है वहां अटैक करते हैं, है ना। जहां चाहते हैं वहां नहीं कर सकते, जहां मौका मिलता है। तो इस तरह के अनइंटेंडेड, अनएक्सपेक्टेड अटैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तालिबान से, अगर उनके ऊपर फिर इंटरनेशनल प्रेशर। तो मुझे लगता है कि तालिबान सीखे या ना सीखे, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो डेवलप मुल्क हैं
उनमें अगर लर्निंग कैपेसिटी है तो दे शुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स तालिबान, अगर वो कब्जा पूरी तरह से कर लेते हैं। ये और बात है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जंग और कई साल चलते रहें और इनडायरेक्टली यूएस पूरी तरह से तो विथड्रॉ नहीं किया, अभी भी 600 लोग हैं, एम्बेसी है काबुल में, और मुझे लगता है कि यूएस की जो इंटरनेशनल बेसिस से, मतलब कतर से और जो एयरक्राफ्ट कैरियर से एयर स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटीज हैं, वो कर सकते हैं अगर चाहें तो, टू प्रोवाइड एयर सपोर्ट अफगान फोर्सेस के लिए। लेकिन अफगान फोर्सेस का मोटिवेशनल लेवल इतना लो है कि आप देख रहे हैं कि बगैर लड़े वो सरेंडर छोड़ के भाग रहे, छोड़ बिल्कुल। के भाग रहे हैं, वेपन्स छोड़ के भाग रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं, तालिबान उनको बस के पैसे दे रहे हैं। मतलब इट्स वाज लाइक रिडिकुलस। मैं तो देख रहा था वीडियो कि तालिबान उनके हथियार लेके फिर उनको बस का पैसे दे रहे हैं, चलो भाई आओ अपने घर चले जाए। सो रियली तो ये इराक में भी यही हुआ था ना, जब आईसिस एक्सपैंड हो रहा था, इराक की फौजें छोड़ के भाग रही थी। तो ये बात, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आई कि जो जज्बा इंसर्जेंट्स में है वो जज्बा नेशनलिस्ट फोर्सेस में नहीं है। जी, ये तो है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इंटरनेशनल बिरादरी को अब ठीक ढंग से दूसरे नज़रिए के साथ देखना होगा, क्योंकि वो सारे तरीके आजमा चुके हैं अफगानिस्तान में और वो काम नहीं कर पाए हैं। तो अब एक नया रास्ता सोचना पड़ेगा अगर वहाँ पर स्थिरता, शांति कायम करनी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद का खतरा फिर से बढ़ सकता है, उसको अगर रोकना है, तो उन्हें एक नए नज़रिए के साथ तालिबान से डील करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मुक़्तदर साहब इस शानदार बातचीत के लिए। आपसे बातचीत करना हमेशा ही बड़ा आनंददायी रहता है और बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है और मुझे लगता है ये सिलसिला आपसे बातचीत का चलता रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।